नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, इस समय एक बहुत बड़ी चर्चा में वेब सीरीज है जिसका नाम है द कांधार हाईजैक। IC 814 इंडियन एयरलाइंस जहाज। इस पर जो 24 दिसंबर 1999 में जो घटना घटी थी, प्लेन हाईजैक कर लिया गया था और उसको ले जाकर के कंधार में उतारा गया था। और जो हमारे भारतीय यात्री थे, उन यात्रियों के बदले में भारत सरकार को 3 खूंखार आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा था। वो आतंकवादी बाद में मुंबई जैसे हमले, संसद में हमला, पुलवामा, पठानकोट ऐसे हमले हुए। तो अभी इस समय यानी 25 वर्ष के बाद एक जो नेटफ्लिक्स पे जो वेब सीरीज बनाई गई, उसी हाईजैक को लेकर के, तो उस वेब सीरीज को देख करके लोग दो पक्ष में बंट गए भारतीय में। यानी जो कांग्रेस के सपोर्टर हैं वो तो कहते हैं कि भारत सरकार की, यानी उस समय जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उनकी एक बहुत बड़ी नाकामयाबी दिखी, क्योंकि जहाज अमृतसर में उतरा और 45 मिनट रुकने के बाद यहाँ से चला गया और हमारी सरकार कुछ नहीं कर पाई, जबकि बहुत बड़ा मौका था कि वहीं पे उसको पकड़ लिया जा सकता था। तो कांग्रेस वाले इस तरह से बोल रहे हैं। बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि उसमें जो है हिंदुओं के कोड नाम इस्तेमाल किए गए हैं, यानी उस जहाज में जो 5 आतंकवादी थे, उनके वास्तविक नाम न दिखा करके जो उनके कोड नाम थे, जैसे कि भोला, शंकर, बर्गर, डॉक्टर, इस तरह नाम रखे गए थे। वेब सीरीज में उन्हीं नामों को दिखाया गया है, उनके असली नाम को नहीं दिखाया गया है। अर्थात मुसलमानों को बचाने की बात हो रही है और हिंदुओं को आतंकवादी दिखाने की बात हो रही है, और सरकार की फेलियर को दिखाया गया है, जबकि सरकार की मजबूरी को इसमें नहीं दिखाया गया है। और साथ ही साथ जो पाकिस्तान का ISI है, उसका हाथ इस हाईजैक में न होने की बात बताई गई है इस वेब सीरीज में। तो इसको लेकर के विवाद है। तो आज हम आपको जो बताएंगे कंधार हाईजैक के बारे में, ये क्या घटना थी। ये घटना हर भारतीयों को जाननी चाहिए जो जागरूक लोग हैं। तो मैं नेटफ्लिक्स की वैसे वेब सीरीज मैंने पूरी देखी है, लेकिन उससे मतलब नहीं है। जो वास्तविक घटना घटी, मैं उसको संक्षिप्त में आपके सामने रखूंगा। कैसे नेपाल से प्लेन हाईजैक होती है, भारत आती है, फिर भारत से लाहौर, लाहौर से दुबई, दुबई से कंधार, और फिर उसके 8वें दिन बाद भारतीयों को छुड़ाया जाता है। एक भारतीय की उसमें मौत होती है। ये संपूर्ण घटना का क्रम हम आपको एकदम वास्तविक रूप में संक्षेप में बताएंगे, तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा। देखिए, कंधार हाईजैक इसलिए नाम इसका रखा गया क्योंकि ये जो जहाज थी, कंधार में ले जाकर के उतारी गई थी। ये वेब सीरीज का दृश्य है। इस वेब सीरीज में ये जो है मुख्य कैप्टन के रूप में अनिल शर्मा और देव शरण, दो कैप्टन थे, यानी जहाज चलाने वाले लोग थे, पायलट। तो ये मुख्य किरदार के रूप में है और ये रोल है आतंकवादियों को और हमारे यहाँ के जो उस समय वित्त मंत्री थे जसवंत सिंह, उनका। वेब सीरीज का नाम है IC 814 द कंधार हाईजैक। नेटफ्लिक्स पर है, इसको आप देख सकते हैं। चलिए, ये जो हमने चित्र बनाया है, ये नक्शा है वर्ल्ड का। इसमें आप देख सकते हैं ये भारत है अपना, के ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पे ये नेपाल है, इसके आगे आप जानते ही हैं, इधर पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। तो जो भारत की इंडियन एयरलाइंस थी, वो इंडियन एयरलाइंस नेपाल से, यानी नेपाल के काठमांडू से उड़ती थी रोज शाम को 4 बजे, और भारत में आती थी कहाँ पर? दिल्ली में। भारत में दिल्ली में आकर के रुकती, फिर दिल्ली से जाती थी काठमांडू। तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। 24 दिसंबर की बात है, यहाँ से जहाज उड़ती है दिल्ली के लिए, लेकिन जैसे ही भारतीय सीमा में प्रवेश करती है, प्लेन हाईजैक हो जाती है। यानी जहाज के अंदर 5 आतंकवादी थे और खुफिया जानकारी नहीं मिली थी, यानी कि जो सिक्योरिटी थी उसकी फेलियर थी, वो पता नहीं कर पाए थे इन यात्रियों के साथ मतलब आतंकवादी भी हैं, और वो आतंकवादी हाईजैक कर लेते हैं ट्रेन को, सॉरी जहाज को कंधार में ले जाकर के उतारते हैं। मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये है नेपाल का जो काठमांडू में इंटरनेशनल हवाई अड्डा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसका नाम है त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो यहीं से प्लेन उड़ी थी और ये दृश्य है कंधार हाईजैक। ये घटना है 24 दिसंबर 1999 की, यानी आज से 25 वर्ष लगभग पहले। शाम को 4 बजे के आसपास जहाज 176 यात्री, इस 176 यात्री में 5 आतंकवादी भी थे, यानी 171 यात्री और 5 आतंकवादी प्लस 15 जहाज के सदस्य थे, कप्तान,
और उसमें काम करने वाले इस तरह से इतने यात्री थे इसमें। अब ये अंक कहीं-कहीं अलग-अलग भी मिला है, लेकिन हमने जो सर्च किया उसमें देखा कि 176 प्लस 15 कितना हुआ 6 5 11 7 1 8 1 9 191 कहीं-कहीं 196 भी मिलता है। आप इस पर मत जाइएगा। इतना समझिए कि लगभग 200 के आसपास टोटल उसमें लोग सवार थे। जैसे ही वो जहाज उड़ती है, कहाँ से उड़ती है? नेपाल से। जहाज का नाम इंडियन एयरलाइन आईसी 1814 सॉरी 814। वहाँ से जैसे ही उड़ती है और भारतीय सीमा में आती है तो हाईजैक कर लिया जाता है। अब देखिए इसमें 2 पायलट थे मुख्य रूप से जिनका किरदार बहुत महत्वपूर्ण है। एक थे दिनेश शर्मा, ये वेब सीरीज में भी बहुत अहम रोल है इनका। दिनेश शर्मा और देवी शरण। देवी शरण। देवी शरण को बाद में पुरस्कृत भी किया गया था क्योंकि बहुत जबरदस्त इन्होंने रोल निभाया था। यात्रा कहाँ से कहाँ थी आपको बता ही चुके हैं। समय लगभग 4 सवा 4 के आसपास था। 24 दिसंबर यानी अगले दिन क्रिसमस। विकट रूप से ठंडी। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि जो 5 आतंकवादी थे, अभी उनका हम जिक्र आगे करेंगे। ये पांचों आतंकवादी पाकिस्तान से थे और अन्य अन्य स्रोतों से जानकारी मिलती है। कुछ लोग कहते हैं अल-कायदा के थे, कुछ लोग कहते हैं कि आईएसआई के ही टोटल थे। इस पर विवाद है, लेकिन वो पांचों आतंकवादी यानी कि पांचों मुसलमान थे, पांचों पाकिस्तान से थे। ये एकदम बात सत्य है। अब देखिए जो 5 आतंकवादी थे जो उस जहाज में सवार हुए, उनके नाम क्या है? ये वास्तविक नाम है। नेटफ्लिक्स के जो मालिक हैं उनको भारत सरकार ने भी डाँट लगाई है। उस वेब सीरीज़ के पहले उन्होंने इस तरह का पूरा ज़िक्र कर दिया है कि किसका हम जो है बारकोड सॉरी कोड नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जानते हैं कि जो आतंकवादी होते हैं या जो गलत काम करने वाले होते हैं, वो वास्तविक नाम से एक-दूसरे को नहीं पुकारते। वास्तविक नाम के अलावा एक अपने से नाम इजाद कर देते हैं। कोड वर्ड उसको बोलते हैं, उसको बुलाते हैं। जो 5 आतंकवादी थे जैसे इब्राहिम अतर, इनका नाम उन लोगों ने रखा था चीफ, यानी जहाज के अंदर इनको चीफ के नाम से लोग जानते थे। जो जहाज के अंदर यात्री थे वो भी इनका वास्तविक नाम नहीं जानते थे, चीफ ही जानते थे, कहा जाता था। तो एक चीफ सनी अहमद काजी को नाम रखा गया था बर्गर। शाहिद सईद अख्तर का नाम डॉक्टर था और साकिर का शंकर और जहूर इब्राहिम मिस्त्री का भोला। इस तरह से चीफ, बर्गर, डॉक्टर, शंकर और भोला 5 आतंकवादी थे जिनके वास्तविक नाम ये हैं। हालांकि हमने फिल्म देखी, वेब सीरीज पूरी देखी, तो उसमें हम एकदम स्पष्ट जान गए थे इनका क्या नाम है क्योंकि उसमें हिंट किया गया है, बताया भी गया है। लेकिन जो गौर से नहीं देखेगा वो नहीं समझ पाएगा। तो जहाज उड़ती है नेपाल से, आना था इसको दिल्ली। ठीक, दिल्ली। दिल्ली यानी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से उड़ जैसे ही जहाज उड़ती है 5 बजे के आसपास, वो जो हाईजैकर्स थे वो कैप्टन के पास पहुंच जाते हैं, जहाज उड़ाने वालों के पास पहुंच जाते हैं और कनपट्टी पे गन लगा देते हैं और कहते हैं कि ये जहाज हाईजैक हो गई है और हम जहां कहेंगे आपको वहां ले चलना। ठीक। अब देखिए समस्या समस्या ये है कि जहाज में फ्यूल कम है, यानी कि तेल कम है। तेल इतना ही है कि वो जहाज नेपाल से केवल दिल्ली आ सकती, क्योंकि उसका रूट ही वही था। दिल्ली से आगे अधिक से अधिक अमृतसर या फिर लाहौर जो आसपास के हवाई अड्डे थे वहां तक जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। जहाज में अगर पूरा उसका टैंक फुल भी कर दिया जाए तो भी जहाज 4 घंटे से ज़्यादा नहीं उड़ सकती थी, ये कहा जाता है। तो 1 डेढ़ घंटे का आमतौर पर रास्ता होता है ये और 4 घंटे तक का ईंधन रहता है। जब हाई मतलब आतंकवादियों ने कनपट्टी पे दिनेश शर्मा के और अनिल शर्मा के जब गन, देवी शरण और अनिल शर्मा के जब कनपट्टी पे गन लगा दिया तो इन लोगों ने कहा कि आप इसको कहाँ ले जाएंगे? तो इन लोगों ने कहा कि हम इसको कंधार ले जाएंगे। कंधार कहाँ है? अफगानिस्तान में है। कंधार ले जाएंगे। लोगों ने कहा कंधार तक ये जा ही नहीं सकती, इसमें तेल कम है। तो इन लोगों ने कहा कि ठीक है तेल कम है तो ऐसा करो कि इसको ले चलो लाहौर, यानी कि पाकिस्तान। लाहौर हवाई अड्डे पे इसको उतारो, वहां हम तेल भरवाएंगे। तो इनको मतलब चूंकि कनपट्टी पे गन लगाए ही थे, अब जो कहेंगे वो करना ही है, नहीं तो गोली मार देंगे या फिर यात्रियों को जान से मारेंगे। तो अब क्या करें? ये ले जाते हैं जहाज को कहाँ? लाहौर। लेकिन लाहौर में उतरने की परमिशन इस जहाज को नहीं मिलती।
पाकिस्तान परमिशन नहीं देता। कारण ये तो डर था कि अगर हम इस जहाज को यहाँ उतार लेंगे तो भारत सरकार ये सोचेगी कि ये पांचों आतंकवादी हमारे हैं, हमने इनको शरण दे रखी है, हमने इनको प्रोत्साहित किया है, इसलिए हम जहाज यहाँ पे उतरने नहीं देंगे। तो जब अनुमति नहीं मिलती जहाज को, तो जहाज वहां से क्या होता है, फिर रिटर्न होता है। और रिटर्न होकर के जो पायलट थे वो बोलते हैं कि दिल्ली ले चलते हैं, दिल्ली ले आने की बात करते हैं कि दिल्ली ले चलते हैं, वहां तेल भरवाएंगे। लेकिन आतंकवादी डरे हुए थे कि अगर दिल्ली जहाज उतरी तो हम लोग फिर वापस नहीं आ पाएंगे शायद, तो दिल्ली के लिए वो स्वीकृति नहीं देते। वो बोलते हैं कि पेट्रोल भरवाना है तो ऐसा करिए कि आप अमृतसर में उतार दीजिए, पंजाब में, अमृतसर में। तो यहाँ से लाहौर से फिर जहाज वापस आती है, ये लगभग 5:30 बजे के आसपास की बात है, अमृतसर। और अमृतसर में जहाज को उतार दिया जाता है। ठीक, जैसे ही अच्छा, जब ये जहाज यहाँ गई, फिर यहाँ से अमृतसर के लिए आती है, तो ये भारत सरकार को, सारे लोगों को इसकी जानकारी हो गई, सारी खुफिया विभाग सब लोग जान गए और अलर्ट हो गए। यहाँ के वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, सारे लोग जान गए और मीटिंग होने लगी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। और ये भी पता था, क्योंकि कैप्टन से बात भी हो रही थी, बता भी रहा था कि तेल इसमें कम है, वहां तक पहुंच भी नहीं पाएगी, सब लोग जान रहे थे। ये तो फिक्स था कि इसको कहीं उतारेंगे और तेल इसका में डलवाएंगे तब जाएंगे आगे। तो अब या तो लाहौर उतरना था, लाहौर परमिशन नहीं मिली। अब दूसरा रास्ता क्या था, अमृतसर। अमृतसर में तो परमिशन है ही। तो अमृतसर जब उतरी तो ये पूरी इन लोगों ने योजना बनाई थी कि अमृतसर जैसे ही उतरेगी हम अटैक करेंगे और सारे बंधकों को मुक्त करा लेंगे। लेकिन अमृतसर में जहाज उतरी और लगभग 45 मिनट तक रही, लेकिन भारत सरकार की ओर से ऑर्डर ही नहीं आया। हमारे जो लड़ने वाले हैं योद्धा, जिनको हम कमांडो कहते हैं, या और सीआरपीएफ, आर्मी, बहुत सारी बटालियन है, किसी को परमिशन ही नहीं मिली कि वो जाकर के लड़े। परमिशन क्यों नहीं मिली, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कुल मिला के परमिशन नहीं मिली। पंजाब के जो मुख्यमंत्री थे उनका सीधा कहना था कि हम अपनी सेना लड़ने के लिए तभी भेज सकते हैं जब सेंटर से आदेश आए, परमिशन मिले। परमिशन ही तो किया क्या गया, ये जहाज जब यहाँ अमृतसर उतरी तो अमृतसर में उन आतंकवादियों ने कहा कि जहाज का इंजन बंद मत करो, जहाज को रनवे पे घुमाओ, बंद मत करो। लोगों को डर था कि बंद हो गए तो कहीं चालू ना हो, इस तरह से। तो जहाज रनवे पे घूमती रही और तेल वाला जो टैंक था वो भारत सरकार जानबूझ के भी, यहाँ के जो अधिकारी थे वो जानबूझ के भी देरी कराना चाह रहे थे। जितना ही अधिक हमको समय मिल जाएगा उतना ही हो सकता है, क्योंकि भारत सरकार अभी राय कर रही होगी, सर्वदलीय सम्मत मतलब बैठक बुलाई गई होगी कई पार्टियों से, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो समय तो लगेगा ही, तो जहाज जितनी ही देर तक रुकी रहेगी, समय मिलेगा तो उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। लेकिन 45 मिनट के बाद उन आतंकवादियों ने कहा कि जहाज को तुरंत यहाँ से उड़ाओ, तेल भरा गया भले नहीं भरा गया, नहीं तो मैं तुमको गोली मार दूंगा। तो बेबस होकर के पायलट ने जहाज यहाँ से उड़ा दी, तेल न होने के बावजूद भी। यानी अमृतसर में तेल नहीं भरा गया और फ्यूल बहुत कम था। फिर जहाज उड़ करके फिर से लाहौर गई, पुनः रात हो गई, ठीक का महीना। जब लाहौर गई तो उन लोगों ने वहां से फिर सिग्नल भेजा कि जहाज यहाँ उतारना है, फ्यूल नहीं। वहां से फिर सिग्नल आया कि नहीं, आपको यहाँ उतरने की अनुमति नहीं है। और वहाँ की लाहौर स्टेशन की, एयरपोर्ट की पूरी लाइट बुझा दी गई, एकदम अंधेरा हो जाए कि जहाज न उतर पाए, उनको दिखे ही न रनवे। और ऐसे ही हुआ। ये फिल्म में बहुत बढ़िया से इसका सचित्र वर्णन किया गया है कि जहाज ऊपर उड़ रही है, नीचे जो एयरपोर्ट पे बत्तियां थी वो बुझा दी गई, एकदम अंधेरा। अब पायलट को दिख ही नहीं रहा है नीचे कुछ, कहाँ उतारे, और एकदम तेल खत्म होने की कगार पे है, बस मिनट 2 मिनट बाद एकदम खत्म हो जाएगा और क्रैश हो जाएगी, और शहर भी है नीचे। तो पायलट ने सोचा कि शहर से हम इसको दूर ले जाएं जहाँ पे जनसंख्या कम है, ताकि जब जहाज नीचे गिरे या उतरे लोग कम मरे। तो नीचे उतारने की जुगत में थे ही, तभी एयरपोर्ट के लोगों को लगा होगा कि जहाज तो क्रैश हो जाएगी, इसमें तेल है ही नहीं, शहर पे क्रैश होगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इन लोगों ने फिर अनुमति दे दी, सिग्नल भेजा कि आइए आप यहाँ पे लैंड करिए। ये लोग घुमाते घुमाते शहर के ऊपर से फिर जो है रनवे जब चूंकि खुल गया, लाइट जल ही गई, वहां पे जहाज को उतार देते हैं। अच्छा, इसके पहले हुआ क्या था,
इसके पहले जब जहाज अमृतसर में उतरी थी, तो जब तेल वाला टैंकर नहीं आ रहा था, वो लोग आतंकवादी बार-बार कह रहे थे, "कहाँ है? नहीं आ रहा है, फ़ोन करो।" ऐसे। और जानबूझ के देरी हो रही थी। उन लोगों को समझ में भी आ रहा था। तो एक टैंकर उनको दिखा जो रास्ते में रुक गया। उन लोगों को लगा कि सेना होगी। इन लोगों ने क्या काम किया कि उसमें से यात्रियों में 2 जोड़े, एक जोड़ा था जो हनीमून मनाने नेपाल गया था। पल या रिपन कात्याल नाम था। रिपन कात्याल अपनी वाइफ के साथ नई-नई शादी हुई थी। बेचारा नेपाल हनीमून पर गया था और वापसी कर रहा था उसी इंडियन एयरलाइंस से दिल्ली। ये भी उस जहाज में सवार था। तो रिपन का इन लोगों ने गला काट दिया। ये अमृतसर में ये घटना घटी थी, जब तेल के लिए देरी हो रही थी। रिपन का गला काट दिया, रिपन का और एक आदमी का और गला काट दिया। ये लोग तुरंत मरे नहीं थे, क्योंकि चाकू से गला काटा गया था। अधमरे थे, तड़प रहे थे। इस दृश्य को पायलट लोगों ने देखा, तब फ़ोन करके मतलब कहा कि जल्दी आइए, ये लोग मार रहे हैं। फिर भी देरी हुई, तब इसने जहाज उड़ाया कि ये लोग तो एक-एक करके मार देंगे, क्या करेंगे? ऐसा करते हैं, तो ये लोग कह रहे हैं वही करेंगे। जब लाहौर में जहाज लैंड हुई, लाहौर में कैप्टन लोग जो थे उन्होंने कहा कि तेल भर गया है, जो लोग चोटिल हैं, अधमरे हैं, उसको यहीं पे उतार दीजिए, इसका इलाज हो जाएगा, नहीं तो ये लोग मर जाएंगे जहाज। इन आतंकवादियों ने की बातों को नहीं माना, जहाज से उनको लाहौर में नहीं उतारा। फिर लाहौर से जहाज उड़ती है और पहुंचती है दुबई, यूएई, यूनाइटेड स्टेट अमीरात, दुबई। दुबई में जहाज को रोका जाता है, उतारा जाता है और दुबई में 27 नागरिकों को उतार दिया गया। ये 27 नागरिक कौन थे? 27 नागरिक थे महिलाएं और बच्चे, और साथ में ये दोनों जो चोटिल हुए थे। हालांकि इनमें से रिपन जो है वो मर गया था। 27 यात्रियों को यहाँ पे उतार दिया गया दुबई में, और फिर यहाँ दुबई से जहाज को लाया गया कांधार, अफगानिस्तान में। कंधार में जहाज को रोका गया और ये तब तक ये समय हो गया था 25 दिसंबर। 25 दिसंबर। अब देखिए आगे। जब जहाज कांधार में पहुंचती है, कंधार में इसको रोका जाता है। अब समझिए होता क्या है। उस समय कंधार में शासन था तालिबानियों का, जिसे भारत सरकार ने मान्यता नहीं दी थी। पाकिस्तान में सरकार थी उस समय सेना की। फिर कुछ ही महीने पहले अक्टूबर में ही नवाज शरीफ की सरकार गिर गई थी। यानी कि नवाज शरीफ सरकार के बाद सेना का शासन आ गया था पाकिस्तान में। भारत में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। तो भारतीय सरकार ने कंधार की जो तालिबानी सरकार थी उसको मान्यता नहीं दी थी। तो अब भारत किससे बात करे? जहाज कंधार में गया। जब अमृतसर से जहाज उड़ गया तो बात हाथ से निकल गई। अब जो आतंकवादी कहेंगे वो मानना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपने यात्रियों को बचाना है। तो बातचीत किससे हो, किससे दबाव लगाया जाए? अमेरिका से उस समय भारत से मनमुटाव था, क्योंकि भारत ने परमाणु परीक्षण किया था पोखरण में, जिससे अमेरिका नाराज था। तो भारत अमेरिका से भी बहुत आसान्वित नहीं था कि वो इंटरफेयर करेगा। तालिबानी इंटरफेयर करेंगे ही नहीं कुछ, कि उनको हमने मान्यता ही नहीं दे रखी थी। बड़ी समस्या थी। तो उस समय इस्लामाबाद में भारत के राजदूत थे, उनको भेजा जाता है कांधार कि आप जा करके नेगोशिएट कीजिए, बातचीत कीजिए, क्या चाहते हैं वो। तो जब ये जाते हैं, प्लस भारत के भी कुछ अधिकारी जाते हैं, इन लोगों से बात करते हैं, तो जो 5 आतंकवादी थे, इन लोगों ने डिमांड रखी। इन लोगों ने कहा कि हम आपके सारे यात्रियों को सकुशल छोड़ देंगे, लेकिन इसके बदले में हमारी एक शर्त माननी होगी। क्या शर्त थी? इन लोगों ने कहा कि हमें इसके बदले में 200 अमेरिकी डॉलर चाहिए, 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर चाहिए, 200 मिलियन, और साथ में 35 उग्रवादी जो आपकी जेलों में बंद हैं। 35 उग्रवादी आतंकवादी और 200 मिलियन डॉलर मिलेगा तभी हम छोड़ेंगे, अन्यथा नहीं छोड़ेंगे। ये बहुत ज़्यादा रकम थी और 35 उग्रवादियों को भी छोड़ना बहुत कठिन काम था। विभिन्न जगहों पर बंद थे, कम समय में कैसे? और दूसरी बात, तालिबानियों की ओर से उनके चीफ ने ये इन लोगों को हिदायत दी, तो जहाज के आतंकवादियों को, कि आप हमारी सरजमी पे उतरे हैं, एक भी खून खराबा नहीं होना चाहिए, यानी एक भी व्यक्ति जहाज का नहीं मारा जाना चाहिए, और हम आपको एक दिन का समय देते हैं। 30 दिसंबर की बात थी ये बात 30 दिसंबर को हो रही थी। कहा कि 31 दिसंबर तक आप हर हाल में समझौता कर लीजिए, जो भी डिमांड हो करके यहाँ से आप निकलिए।
यहाँ पे खून खराबा नहीं होगा। तो तालिबान सरकार ने इनको ये हिदायत दी। तो बात होते बात एक तरह से बनती है और 3 आतंकवादियों को छोड़ने की शर्त पे वो हमारे यात्रियों को छोड़ने के लिए तैयार होते हैं। वो तीनों बहुत ही खूंखार आतंकवादी थे। एक का नाम था मौलाना मसूद अजहर, दूसरे का नाम था अहमद उमर शेख सईद और तीसरे का नाम था मुश्ताक अहमद। ये तीनों उस समय के बहुत खूंखार आतंकवादी थे और भारत की कश्मीर जेल में बंद थे। कश्मीर के मुख्यमंत्री से भी परमिशन लेना ही था इनको छोड़ने के लिए। अंत में अपने यात्रियों को छुड़ाने के लिए भारत सरकार को झुकना पड़ा और इन 3 आतंकवादियों को एक विशेष विमान से लेकर के भारत के वित्त मंत्री जसवंत सिंह कंधार जाते हैं और इन 3 आतंकवादियों को दे करके अपने जो वहां पे फंसे हुए यात्री थे, कैप्टन सहित सभी को वापस लेकर आते हैं एक दूसरे विशेष विमान से। अब समझिए, इसी बात को लेकर के इस समय बहस छिड़ी हुई है कि हमारी सरकार उस समय इतनी कमजोर थी कि बदले में हमको 3 खूंखार आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा और ये आतंकवादी आज पूरे विश्व के नाक में दम करके रखे। क्या? मौलाना मसूद अजहर ने सन 2000 में जैश ए मोहम्मद का गठन किया, एक आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद, इसका गठन किया और इस संगठन ने क्या क्या कारनामा किया आप जानते हैं। इसने 2001 में संसद पर हमला करवाया, बहुत बड़ा हमला था। अगर आतंकवादी संसद के अंदर घुस जाते तो सारे भारत के बड़े बड़े नेता मंत्री शहीद हो जाते उस दिन, लेकिन शहीद हुए भारत के संसद के बाहर जो सुरक्षा गार्ड थे। तो 2001 में संसद पर हमला हुआ। 2008 में भारत का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला भारत पर कह सकते हैं 26 नवंबर को मुंबई में हुआ, ताज होटल पर, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, मरीन ड्राइव, कहाँ कहाँ 2008 में हजारों लोग मारे गए थे। फिर उसके बाद पठानकोट हमला, पुलवामा अटैक, ये सारे हमले जैश ए मोहम्मद ने करवाया था। अहमद उमर शेख सईद के बारे में आप जानते हैं, सन 2002 में इसने डेनियल पर्ल की हत्या की और उसका बाकायदे गला काटा था और वीडियो बनाया था। गला काटते हुए वीडियो वायरल किया था इसने, डेनियल पर्ल का। हालांकि इसको पकड़ा गया बाद में और इसको पाकिस्तान में बंद किया गया जेल में और वहाँ पे इसको फांसी की सज़ा सुनाई गई। लेकिन अभी हाल में ही पाकिस्तान की सिंध प्रांत की एक जेल है जो हाई कोर्ट है, उसने इसको बरी कर दिया, मुक्त कर दिया, यानी कि फांसी की सजा ये पाया था। वहाँ की हाई कोर्ट ने इसको बरी कर दिया। तो डेनियल पर्ल के जो फैमिली वाले थे उन लोगों ने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि हाई कोर्ट ने गलत किया, हमारे पति के हत्यारे को माफ़ कर दिया, जबकि इसे तो फांसी हुई थी। अभी इस समय ये पाकिस्तान में। ताक अहमद, आप जानते हैं पीओके है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, यानी कश्मीर के 2 भाग हैं, एक भारत का हिस्सा है, एक पाकिस्तान का। जो कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है वो उस वहाँ पे जो आतंकवादी गतिविधियाँ चल रही हैं उसका सरगना इस समय है मुश्ताक अहमद। आए दिन ये छिटपुट घटनाएं करता रहता है, हमारे जवानों को मारता रहता है और इसके आतंकवादी मारे जाते रहते हैं। तो मौलाना मसूद अजहर, अहमद उमर शेख सईद और मुश्ताक अहमद, ये तीनों खूंखार आतंकवादी इस समय एक्टिव हैं और पूरे विश्व में आतंकवादी बन करके उभरे हैं और विभिन्न और समय समय पर आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। ये थी घटना। जितने भी यात्री थे सब कुशल वापस आए थे, सिर्फ एक यात्री मारा गया था बेचारा, वही जो हनीमून मनाने गया था, कार्त्यान, ठीक, बाकी सकुशल वापस आ गए थे। बहुत सारे यात्री आज भी जिंदा हैं, ज़्यादातर जिंदा ही हैं क्योंकि 25 साल पहले की घटना है। उनसे जब पूछा जाता है, बताया जाता है, तो बताते हैं कि वो 8 दिन कैसे थे, 24 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक। उनकी अगर आपको देखना हो घटना कि कैसे वो लोग मुसीबत में थे, कैसे वो लोग बदबूदार उस जहाज के अंदर ही 8 दिन बंद थे, ऑक्सीजन मिलता था जरूर, लेकिन टॉयलेट खराब हो गए थे, एकदम भट गए थे, कितनी गंदगी, कितनी बू आती थी, कैसे कैसे कितने बीमार लोग भी उसमें थे, ये सब कुछ आप उस वेब सीरीज में देख सकते हैं या फिर नेट पे सर्च करेंगे हाईजैक कंधार के नाम से तो लिखा आ जाएगी, पूरी घटना आ जाएगी, आप पढ़ सकते हैं। संक्षिप्त में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बवाल इस समय हो रहा है, कांग्रेस यानी कि एक तरफ से जो विपक्ष वाले हैं वो एक मुद्दा लिए हैं और भारतीय जनता पार्टी वाले एक मुद्दा। विपक्ष वालों का ये कहना है कि सरकार उस समय नाकामयाब रही
उसने जहाज को अमृतसर में नहीं रोक पाई और 3 आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा और वो आतंकवादी हमारे कितने लोगों को मार चुके हैं। सरकार की बहुत बड़ी फेलियर थी। ये विपक्ष का कहना। सरकार की ओर से कहना है कि उस समय सुरक्षा तंत्र इतना मजबूत नहीं था, टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, नेपाल के सुरक्षा गार्डों से चूक हुई और हमसे भी लापरवाही कह सकते हैं कि 45 मिनट तक रही, क्योंकि जहाज यहाँ से उड़ गया। लेकिन बदले में अपने यात्रियों को भी तो सकुशल लाना था, तो हमें कुछ तो समझौता करना ही पड़ता। कुल मिला के यही पूरी कहानी थी, सत्य घटना है, मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए। बस यहीं तक। जो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप इस पर क्या विचार रखते हैं, क्या सोचते हैं? क्या वाक़ई में उस समय की सरकार मजबूर थी या उसने सही कदम उठाया था? आप अपना सुझाव दे सकते हैं लिख करके कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट वीडियो में नमस्कार।